हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसपी शर्मा क्लासेस। माई सेल्फ विनीता। तो आज क्लास में हम बीएड सेकेंड ईयर में पूछे जाने वाले फर्स्ट पेपर में टेस्ट नंबर 2 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि नॉलेज विच कांट बी बिलीव, यानी कि ऐसा ज्ञान जिस पे हमको बिलीव नहीं कर सकते हैं, उस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, वो किस टाइप की नॉलेज होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है नॉलेज थ्रू टेनेसिटी, सेकंड है नॉलेज थ्रू सेंसेस, यानी कि सेंसेस के थ्रू नॉलेज को लेना, और थर्ड है नॉलेज थ्रू रीजन, यानी कि तर्कों के आधार पे जो हम ज्ञान लेते हैं उसकी बात हो रही है। और फोर्थ में बोला है ऑल ऑफ दिस। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा बात हो रही थी कि जिसको हम बिलीव नहीं कर सकते, तो जिस नॉलेज को हम बिलीव या फिर विश्वास नहीं कर सकते हैं वो होता है नॉलेज थ्रू टेनेसिटी। तो फर्स्ट हमारा जो आंसर है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला हुआ है कि नॉलेज दैट इज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। तो देखो यहाँ पे पूछा हुआ है कि आखिर ऐसा कौन सा ज्ञान होता है जहाँ जो हम किस तरह से ऑब्जर्व करके और एक्सपेरिमेंट यानी कि प्रयोग करके, अवलोकन और प्रयोगों की तरह के जरिए हम उसे लेते हैं। पहला है साइंटिफिक नॉलेज, यानी कि वैज्ञानिक ज्ञान जो होता है उसकी बात हो रही है। सेकंड है इम्पेरिकल नॉलेज, जो हम सेंसेस के थ्रू लेते हैं। थर्ड है प्रायर नॉलेज, जो हम क्या करते हैं अपने क्या कहते हैं कि अपनी इंफॉर्मेशन के थ्रू जो गेन करते हैं। और फोर्थ है ऑथोरिटी, जहाँ पे किसी अथॉरिटी जैसे कि स्कूल, कॉलेज, ऐसे किसी साइंटिफिक किसी बड़े इंसान से हम लोग जो नॉलेज गेन करते हैं उसके वो होता है ऑथोरिटी नॉलेज। तो यहाँ पे हो गया हमारा आंसर फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही थी ऑब्जर्वेशन की और एक्सपेरिमेंट की, जो कि साइंटिफिक तरीके से जुड़ा होता है, जो प्रयोगों को हम कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला हुआ है कि डैश इज वाइडर इन स्कोप, यानी कि किसका क्षेत्र बड़ा होता है, एंड और डैश इज नैरोर इन स्कोप, यानी कि किसका जो क्षेत्र होता है वो संकीर्ण यानी कि छोटा होता है। ठीक है, तो फर्स्ट में है इंफॉर्मेशन और नॉलेज, सेकंड में है नॉलेज और इंफॉर्मेशन, थर्ड में है रीजनिंग एंड नॉलेज, और फोर्थ में है नॉलेज एंड टेक्स्ट। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमको पूछा था किसका स्कोप बड़ा होता है, तो यानी कि जिस चीज़ का स्कोप बड़ा होगा वो तो होगी नॉलेज। क्यों? क्योंकि देखो नॉलेज जो होता है ना वो एक तरह से हम कह सकते हैं कहीं से भी हम ले सकते हैं, और जो उसका क्षेत्र होता है फिर उसका जो विस्तार होता है वो बहुत बड़ा होता है। नॉलेज सिर्फ स्कूली ज्ञान तक सीमित नहीं होता है, फिर कॉलेज के ज्ञान भी हम कह सकते हैं एकेडमिक से रिलेटेड नहीं होता है। नॉलेज आप कहीं भी ले सकते हो, नॉलेज इज लाइक आप कहीं से भी एक्वायर कर सकते हो, उसका जो लेवल है बहुत हाई है। जबकि जो इन्फॉर्मेशन की बात हो रही थी कि इन्फॉर्मेशन जो हम कहते हैं तथ्यों के बारे में या फिर सूचनाओं के बारे में, वो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि हमें किसी एजेंसी के थ्रू मिलती है, किसी के जरिए मिलती है, तो वो हमेशा एक संकीर्ण यानी कि छोटी मात्रा में होते हैं, उसका स्कोप कभी भी इतना बड़ा नहीं हो सकता है, राइट। और जो थर्ड में हम देख रहे थे ऑप्शन रीजनिंग और नॉलेज, तो रीजनिंग तर्क का स्कोप कभी इतना बड़ा कुछ स्कोप ऐसे नहीं हो सकता, और नॉलेज तो देखो स्कोप बड़ा है, पर टेक्स्ट की फोर्थ में बात हो रही थी तो टेक्स्ट में तो ये नहीं होगा। खाली इतना समझ लीजिए कि नॉलेज का जो स्कोप होता है ना वो बहुत बड़ा होता है, जबकि इन्फॉर्मेशन का जो स्कोप होता है वो छोटा होता है, क्षेत्र बड़ा छोटा होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि विच ऑफ दिस इज डायनामिक इन नेचर, यानी कि इनमें से किसका क्षेत्र जो होता है ना, प्रकृति जो होती है वो डायनेमिक मतलब कि बहुत ही फैली हुई है, फिर बड़ी तरीके से कह सकते हैं। पहला ऑप्शन है नॉलेज, सेकंड है इंफॉर्मेशन, थर्ड है बोथ 1 and 2, और फोर्थ है नन ऑफ दिस। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पे बात हो रही थी नॉलेज और इंफॉर्मेशन की, राइट। तो देखो नॉलेज का भी मैंने आपको बताया कि यानी कि जिसका क्षेत्र जो होता है बहुत बड़ा होता है, राइट। अब जब क्षेत्र बड़ा है नॉलेज का तो वो डायनामिक ही तो हुआ। डायनामिक का मतलब क्या होता है, जिसके बहुत सारे पक्ष होते हैं, तो नॉलेज का भी क्या हो गया, डायनेमिक अप्रोच होती है। और इन्फॉर्मेशन का तो जो अप्रोच होती है छोटी होती है, वैसे भी वो इन्फॉर्मेशन एक संकीर्ण मात्रा में आता है, एक छोटी मात्रा में आता है। इस वजह से यहाँ पे हमारा ऑप्शन में जो फर्स्ट है ना वो करेक्ट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टैटिक इन नेचर, कि इनमें से कौन सा चीज़ है जिस, देखो स्टैटिक के नेचर क्या होता है, ऐसा जो एक बंधा हुआ होता है, रुका हुआ होता है, मतलब जो बदलता नहीं है वो रहता है, मतलब वो जो उसका जो नेचर है ना कि उसकी प्रकृति जो है वो वही रहेगी, ये होता है स्टैटिक। फर्स्ट इसका ऑप्शन दे रखा है नॉलेज, यानी कि ज्ञान की बात हो रही है, सेकंड है जानना नोइंग, थर्ड है इंफॉर्मेशन यानी कि सूचनाएं, और फोर्थ है नन ऑफ दिस। तो देखो नॉलेज तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि नॉलेज का स्कोप ये तो बदलता रहता है नॉलेज, और नोइंग जानना भी नहीं होगा। थर्ड जो है इंफॉर्मेशन का जो नेचर होता है ना वो कैसा होता है कि आप उसको क्या कर सकते हो, एक रुका हुआ क्या कह सकते हैं कि वो बदलता नहीं है। इस वजह से ऑप्शन नंबर जो ये थर्ड है यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि द फीलिंग दैट समथिंग इज गुड और बैड, यानी कि ये आपका महसूस करना कि कुछ अच्छा है या बुरा, राइट और रॉन्ग, मोरल और इमोरल यानी कि सही है या गलत, एथिक यानी कि मोरल है कि इमोरल है,
एंड इसको हम क्या बोलेंगे? अब देखो, इस तरह की फीलिंग्स को अगर आप ये इस तरह से महसूस करते हो तो इसको क्या बोलेंगे? पहला है ट्रूथ यानी कि सच्चाई, तो सच्चाई तो नहीं होगी। बिलीफ विश्वास, थर्ड है नोइंग यानी कि जानना, फोर्थ है नॉलेज। तो देखो, ट्रूथ तो यहाँ पे होगा नहीं, क्योंकि ये क्या है, पर्सनल चीज होती है कि आप किसी चीज को महसूस करते हैं अच्छा या बुरा होने का और सही और गलत होने का। तो ये तो सच्चाई नहीं हो सकती, ये आपका खुद का पर्सनल मानना है ना, राइट। और सेकंड था बिलीफ। बिलीफ मतलब विश्वास। अब देखो, विश्वास की बात हो रही है। अब विश्वास जो होता है ना, एक इंसान का क्या बोलते हैं, वो पर्सनल बिलीफ होता है और वो किससे जुड़ता है? फीलिंग्स की, किसी अच्छा या बुरा होने का, राइट या रॉन्ग होने का, राइट। तो ये क्या हो गया? बिलीफ हो गया। नोइंग नहीं होगा और नॉलेज भी नहीं होगा, क्योंकि नॉलेज से एक तरह से कह सकते हैं कि सच्चाई पे बिलीफ फोकस करता है। तो यहाँ पे जो हो गया बिलीफ, जो जिसे हम विश्वास कहते हैं, यहाँ पे करेक्ट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला हुआ है कि गॉड गिव्स होप ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम। इट इज यानी कि इसमें बोल रहा है ना कि भगवान जब मुश्किल समय आता है तो भगवान आपको होप यानी कि एक उम्मीद की रोशनी देता है, या फिर उस तरह से बात बोली गई है। तो ये जो स्टेटमेंट है ना, ये जो तथ्य दे रखा है, उसके बारे में क्या होगा? फर्स्ट है बिलीफ, ये आपका विश्वास है। सेकेंड है ट्रूथ, ये सच्चाई है। थर्ड है ट्रेडिशन यानी कि जो परंपराएं हैं, ये परंपरा के बारे में बोल रहा है। फोर्थ है कल्चर यानी कि आपकी संस्कृति के बारे में बोल रहा है। तो देखो, यहाँ पे पहली बार ट्रुथ तो ये हो नहीं सकता, सेकंड जो ऑप्शन दे रखा है। क्यों? क्योंकि ट्रुथ तो कभी भी क्या बोलते हैं, ट्रुथ तो सच्चाई होती है, बल्कि जब इसमें जो गॉड की बात करें वो वैलिड एक तरह से प्रूफ तो है नहीं। ट्रेडिशन, देखो ट्रेडिशन भी नहीं होगा यहाँ पे। बेसिकली जो आपका ये बिलीफ है ना कि गॉड आपको होप देता है, ये आपका विश्वास है जो कि मुश्किल समय में आपको हेल्प करता है। तो ये जो बात है, ये आपके अंदर की के बिल्कुल निजी आपके व्यक्तित्व की विश्वास हो सकता है भगवान का। तो ये स्टेटमेंट इस वजह से यहाँ पे जो बिलीफ की बात हो रही थी वो करेक्ट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला हुआ है कि बिलीफ इज डैश एंड ट्रूथ इज, यानी कि जो बिलीफ होता है वो क्या है और जो सच्चाई जो ट्रूथ है वो क्या है। तो पहला है कि सिस्टमेटिक यानी कि एक तरीके से, एंड नॉन सिस्टमेटिक यानी कि बिलीफ को क्या बोल रहे हैं कि सिस्टम से चलता है, और जो ट्रूथ है सच्चाई, उसका कोई सिस्टम नहीं होता, कोई उसका तरीका नहीं होता है। सेकेंड है इंडक्टिव, बिलीफ क्या इंडक्टिव है और ट्रूथ क्या डिडक्टिव है। थर्ड है पर्सनल है, बिलीफ क्या है अपना पर्सनल निजी मामला है, और ट्रूथ क्या है यूनिवर्सल है कि सार्वभौमिक, हर जगह ये विद्यमान है ट्रूथ, राइट। फोर्थ में क्या इंफॉर्मेशन एनालिसिस यानी कि बिलीफ क्या है एक ज्ञान, एक सूचना है, और जो ट्रूथ है वो एनालिसिस यानी किसी चीज का विश्लेषण है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, सीधा सा मतलब है बिलीफ के बारे में हम जानते हैं कि बिलीफ एक इंसान का निजी मामला होता है, तो ये क्या हो गया पर्सनल हो गया। और जबकि जो ट्रूथ होता है वो कभी बदलता नहीं है, कहीं भी नहीं बदलता, सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल होता है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर थर्ड है, जो हमको पर्सनल और यूनिवर्सल दिख रहा था, जो बिलीफ और ट्रूथ के बारे में हमको बता रहा है कि बिलीफ एक पर्सनल चीज़ है और ट्रूथ एक यूनिवर्सल चीज़ है। बाकी ऑप्शन करेक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं ये करेक्ट नहीं है इनके ऑप्शन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन द वैल्यूज एंड फेथ, यानी कि इनमें से कौन सी चीज़ है, वैल्यू यानी कि मूल्य, फेथ मतलब भरोसा, आपका विश्वास भी कह सकते हैं, है ना, वो किस चीज़ पे बेस होता है। पहला है ट्रुथ पे, सच्चाई पे। तो देखिए आपके मूल्य तो हो सकते हैं सच्चाई पे बेस हो, पर आपका फेथ जो होता है ना, आपका विश्वास जो होता है वो कभी भी सच्चाई पे, अब हम पूरी तरह से नहीं कह सकते कि वो सच ही हो सकता है, राइट। सेकेंड है बिलीफ, तो बिलीफ क्या हो गया, आपका विश्वास क्या हो गया, आपका विश्वास एक तरह से आपका किसी की वैल्यू पे बेस हो सकता है, किसी की फेथ पे। देखो फेथ में यहाँ पे गॉड की बात आ सकती है और किसी और चीज़ की भी बात आ सकती है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो गया, बिलीफ क्या पर्सनल चीज़ होती है, और ये वैल्यू तो ये और मूल्य भी एक पर्सनल होते हैं खुद के। तो ये कहीं ना कहीं हमको आंसर नंबर सेकंड को हमको करेक्ट दिख रहा है। और देखो थर्ड में फैक्ट्स दिए थे, तो फैक्ट्स भी फेथ से रिलेटेड नहीं करेगा। और साइंस तो वैसे भी साइंस से मूल्य का तो कुछ है ही नहीं काम, और फेथ का भी कुछ है नहीं काम, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला हुआ कि वर्ड डज नॉट रिक्वायर एनी प्रूफ, यानी कि इनमें से किसको प्रूफ यानी कि आपको उसे प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको उसको सही ठहराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक उसके सबूत नहीं की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें क्या है, फर्स्ट है ट्रूथ यानी कि सच्चाई, सेकंड है फैक्ट्स यानी कि आपको तथ्य जो दिए जाते हैं, सेकंड है बिलीफ, थर्ड है बिलीफ, और फोर्थ है नन ऑफ। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, देखिए ट्रूथ जो होता है, सच्चाई जो होती है, उसको हमेशा प्रूफ की जरूरत पड़ती है, एक उसको कह सकते हैं कि एक तथ्य की जरूरत पड़ती है। फैक्ट्स क्या होते हैं, वो बिल्कुल ट्रूथ पे ही बेस्ड होते हैं कि आपको सच्चाई एक वो अगर रियल नहीं होंगे ना, उसको आपको प्रूफ की जरूरत ही पड़ेगी। और जो थर्ड है बिलीफ, देखो बिलीफ जो होता है इंसान का निजी मामला होता है, तो वो इंसान को वो उसे प्रूफ की जरूरत नहीं होती है, वो खुद का उसका पर्सनल मैटर होता है। तो बिलीफ विश्वास जो होता है इंसान क्या बोलता है, वो उसको प्रूफ की जरूरत नहीं होती है। इस वजह से ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो करेक्ट होता है। फोर्थ में नन ऑफ दिस नहीं होगा।
अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन 11 में बोला हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन वैल्यूज एंड फेथ, यानी कि इनमें से कौन सी चीज़ वैल्यू और फेथ पे निर्भर करती है। तो फर्स्ट है ट्रुथ, यानी कि सच्चाई, तो सच्चाई नहीं होगा। सेकेंड है बिलीफ, थर्ड है फैक्ट और फोर्थ है साइंस। तो देखिए यहाँ पे ट्रुथ तो होगा नहीं, बिलीफ यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा जो वैल्यू और फेथ जो होती है, जो मूल्य और जो हमारा भरोसा होता है, फेथ जो होता है किसी पे, वो किस पे होता है, हमारे विश्वास पर होता है। और जो थर्ड में फैक्ट्स की बात करें तो वो तो होगा नहीं। साइंस में तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि वैल्यूज और फेथ की बात की जाए, राइट, तो ये नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला हुआ है कि वर्ड डज नॉट रिक्वायर एनी प्रूफ, यानी कि इनमें से किसको प्रूफ की वैलिडिटी की जरूरत नहीं होती। पहला है ट्रुथ, सेकंड है फैक्ट और थर्ड है बिलीफ। तो देखिए बिलीफ को यहाँ पे जरूरत बिल्कुल वही क्वेश्चन से घुमा फिरा के आपको पूछेंगे, तो यहाँ पे क्या हो गया, बिलीफ। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में बोला हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ एनालिसिस, इनमें से कौन सी चीज एनालिसिस की विश्लेषण का भाग होता है, किस तरह हो ना, किस टाइप के विश्लेषण होता है। तो पहला डिस्क्रिप्टिव इन रीजनिंग, तो ये भी होता है। सेकंड है प्रिडिक्टिव और थर्ड है प्रिस्क्रिप्टिव और फोर्थ है ऑल ऑफ दिस। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव में भी हम क्या कहते हैं, एनालाइज करते हैं, प्रिडिक्टिव में भी एनालिसिस होता है और प्रिस्क्रिप्टिव में भी, तीनों में ही होता है। इस वजह से यहाँ पे ऑप्शन में जो फोर्थ है ना वो करेक्ट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेस्ड ऑन सेंस, यानी कि सेंस पे क्या नहीं है। पहला है सेंस परसेप्शन, सेकंड है टेस्टिंग और थर्ड है इमेजिनेशन और फोर्थ है नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो करेक्ट हो जाता है, जो है इमेजिनेशन। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 15 में क्या बोला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला हुआ है कि डैश इज अ वे टू मेक सेंस ऑफ आइडिया, एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर, यानी कि इनमें से कौन सा ये होता है कि आप आइडिया के बारे में, अनुभव के बारे में, किसी के व्यवहार के बारे में आप पता लगा सकते हैं। पहला इमेजिनेशन, यानी कि एक सोच के आधार पर, इमेजिनेशन के आधार पर, परिकल्पना, कल्पना के आधार पर। इमोशन, सेकंड है इमोशंस, यानी कि भावनाओं के आधार पर। और थर्ड है परसेप्शन, यानी कि किसी के बारे में अंदाजा लगाकर। और फोर्थ है इंट्यूशन, यानी कि किसी के बारे में एक कह सकते हैं कि इंट्यूशन इन द सेंस कि आप क्या उसके बारे में एक अंतःप्रज्ञात्मक की बात होती है कि आप क्या अंदेशा, उसको सोच, अच्छा है बुरे के बारे में क्या समझ रहे हैं आप, है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इमोशंस यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आप किसी के इमोशंस के थ्रू उसके बिहेवियर को कर सकते हैं, है ना। तो इस वजह से ऑप्शन जो सेकंड है वो करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला हुआ है कि प्रैक्टिकल कॉन्टैक्ट विद एन ऑब्जर्वेशन ऑफ फैक्ट और इवेंट, यानी कि जब आप प्रायोगिक रूप से किसी चीज के बारे में कह सकते हैं कि आप जब किसी चीज को अनुभव करते हैं। प्रैक्टिकल क्या होता है, अनुभव ही तो होता है एक तरीके से कि आप क्या कर रहे हो, प्रैक्टिकल करो, प्रयोग करके किसी चीज का ऑब्जर्व करो, अनुभव करो, अवलोकन करो, फैक्ट को, चीजों को, इवेंट्स को। तो यहाँ पे आप क्या हो गए, आप वहाँ पे प्रैक्टिकली मौजूद हो गए वहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या चीज है, तो पहला की मेमोरी, ये आपकी याददाश्त का हिस्सा है। सेकंड है एक्सपीरियंस, यानी कि आपने इस चीज से क्या किया, अनुभव किया। थर्ड में क्या किया, इंट्यूशन, तो ये आपकी क्या है कि आप किसी बारे में, किसी के बारे में आपको अंदेशा हो रहा है किसी चीज के बारे में। फोर्थ है ऑल ऑफ दिस, तो देखिए यहाँ पे जो आप प्रैक्टिकल कर रहे हो, ये जो ऑब्जर्वेशन, अवलोकन कर रहे हो फैक्ट्स के बारे में, ये आपका एक तरह से एक्सपीरियंस हो जाता है, एक आपका क्या हो सकता है, ये एक अनुभव होता है। तो ये यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला हुआ है कि वो ब्रिज, यानी कि कौन एक वो ब्रिज द गैप बिटवीन नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन अमॉन्ग स्टूडेंट्स, यानी कि देखिए यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, एक ब्रिज का काम, यानी कि एक पुल का काम कौन करता है स्टूडेंट्स के बीच में और ज्ञान या फिर तथ्यों की बात, नॉलेज और इन्फॉर्मेशन की बात हो रही है। तो ज्ञान और जो सूचनाएं हैं उनके बीच में ब्रिज का काम कौन करता है, बच्चों और के से बेसिस पे पूछ रहे हैं। पहला है पेरेंट्स, यानी कि माता पिता। सेकंड है टीचिंग, यानी कि जो हम पढ़ाते हैं उससे ये नॉलेज का गैप खत्म होता है। और थर्ड है सोसाइटी, यानी कि समाज। या फोर्थ है स्कूल। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर हम नॉलेज और जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टूडेंट में पढ़ा रहे हैं, तो वो कैसे होता है, टीचिंग के थ्रू। हम जब उनको पढ़ाते हैं, समझाते हैं अच्छे से, तो ये गैप खत्म होता है। इस वजह से ऑप्शन जो सेकंड है वो करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला हुआ है कि अ टीचर शुड, यानी कि अध्यापक को क्या करना चाहिए। पहला बोला है कि हेल्प द स्टूडेंट्स एंड गाइड देम एंड पॉपुलर टाइम टू टाई व्हेन नीडेड, यानी कि उनको क्या कर सकते हो, गाइड कीजिए और उनकी जो समय है उनमें उनको मदद कीजिए। सेकंड है ट्राई टू गैदर इंफॉर्मेशन हाउ मच ऑफ स्टूडेंट्स नोस, यानी कि आप क्या कीजिए, आप पता लगाइए कि बच्चों को कितना आता है। थर्ड है प्ले द रोल ऑफ फैसिलिटेटर एंड गाइड
फॉर हेल्पिंग द स्टूडेंट्स इन कंस्ट्रक्टिविज्म। यानी देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, बोला हुआ है कि आप क्या कर सकते हो, बच्चों में एक क्या करते हैं, फैसिलिटेटर, यानी कि ज्ञान का जो आदान प्रदान होता है ना, फैसिलिटेटर करता है। तो आप वो आप उसका रोल प्ले कीजिए और आप एक गाइड की तरह, इन सेंस कि आप उसका मार्गदर्शन कीजिए और उनको कंस्ट्रक्टिविटी, यानी कंस्ट्रक्टिव मतलब कि आप उनके ज्ञान की संरचना कीजिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 4 है वो करेक्ट हो जाता है, क्योंकि सारे ही बातें एक टीचर के लिए सही हैं, क्योंकि आपको उनको फर्स्ट में क्या बोला था कि आपको गाइड करना है, उनको जो भी जरूरत पड़े। थर्ड में, सेकंड में बोला था कि आप उनको नॉलेज इन्फॉर्मेशन कितनी दे सकते हो, और थर्ड में तो सारी बातें ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो 4 है वो करेक्ट हो जाता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला हुआ है कि इन अ सिचुएशन ऑफ लेस पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट बिलोंगिंग टू डिप्राइव ग्रुप। देखो यहाँ पे क्या बात है, एक सिचुएशन यानी कि एक यहाँ पे सिचुएशन है, वहाँ पे क्या हो रहा है कि अब जो डिप्राइव क्लास के बच्चे हैं, स्टूडेंट, वो डिप्राइव क्लास यानी कि जो वंचित रूप से जो बच्चे होते हैं, तो उनके बारे में बोल रहे हैं कि आप उनको पढ़ाना है आपको। तो आप जब उनको लर्निंग प्रोसेस करवा रहे हो, तो एज अ टीचर आप क्या करोगे, पहला है कि आस्क द चिल्ड्रन टू विड्रॉ फ्रॉम द स्कूल। देखो क्या कह रहा है कि आप बच्चों से बोले कि अपना नाम स्कूल से निकलवा लीजिए। देखो डिप्राइव बच्चे सारे टाइप के बच्चे हो गए ना, तो उनको आप कैसे बोल सकते हो। सेकंड है एक्सेप्ट द सिचुएशन एज इट इज, आप उनसे अब जो चीज़ जैसे बच्चा पढ़ रहा है ना, उसको अगर प्रॉब्लम भी हो रही है तो आप उसे होने दीजिए, ये बोल रहा है ये। थर्ड ने बोला लोअर द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम सच स्टूडेंट, आप उनसे अपेक्षा ही मत रखिए उन सब के बच्चों से। और फोर्थ ने बोला है कि रिफ्लेक्ट ऑन हर ऑन टीचिंग एंड फाइंड वेज टू इम्प्रूव स्टूडेंट्स इन्वॉल्वमेंट, यानी कि आप क्या कर सकते हो, आप अलग अलग टीचिंग टेक्निक यूज़ कर सकते हो, अपनी खुद की जो पढ़ाने की आपकी शैली है ना, उसमें आप बदलाव लाइए। और क्या कर सकते हो, आप बच्चों को उसमें इन्वॉल्व कर सकते हो, उसमें जोड़ सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे जो फोर्थ में बोला, ये सारी बातें सही हैं कि आपको अगर वो वंचित है, अगर उनको कुछ प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो आप क्या कर सकते हो, ये सब अपनी टेक्निक्स बदल के सब चीज़ों को बच्चों को इन्वॉल्व करके सिखा सकते हो। तो ये क्या हो गया, करेक्ट हो गया। बाकी ऑप्शन रॉन्ग है। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटेलिजेंस इज करेक्ट, यानी कि इनमें क्या पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सा कथन जो बुद्धि के बारे में सही है। तो पहला क्या बोला है, पहला बोला है कि इंटेलिजेंस इज अ फिक्स एबिलिटी डिटरमाइन एट द बर्थ ओनली, यानी कि यहाँ पे क्या बोला है कि जो बुद्धि जो होती है ना, वो आपके जन्म के साथ ही फिक्स हो जाती है, इन सेंस कि वो निर्धारित की जाती है कि भाई अब तो भाई अब आपकी जो बुद्धि है ना वही है ना, तो वो तो होता नहीं है, क्योंकि जो बुद्धि वो आगे तो लर्निंग प्रोसेस के बाद तक होता है ना, तो ये गलत हो जाएगा। सेकंड है इंटेलिजेंस कैन बी एक्यूरेटली मेजर्ड एंड डिटरमाइंड बाय यूजिंग स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। देखो क्या बोल रहा है, कह रहे कि आप क्या कर सकते हो ना कि आप किसी की इंटेलिजेंस को अच्छे से नाप कर सकते हो, एक्यूरेटली, बिल्कुल ठीक तरीके से। और कैसे कर सकते हो, स्टैंडर्डाइज टेस्ट के थ्रू, यानी कि आप जब टेस्ट लेते हो ना बच्चों का, उसके थ्रू। तो ये भी एक्यूरेट नहीं होता है, ये आप कहीं से भी मतलब आप देखोगे तो मतलब एक किसी भी इंसान की बौद्धिक क्षमता को हम उसके टेस्ट के आधार पर नहीं कर सकते, तो ये भी करेक्ट नहीं है। और थर्ड में बोला कि इंटेलिजेंस इज यूनिटरी फैक्टर एंड अ सिंगल ट्रेट। देखो यूनिटरी फैक्टर एक ही कारक होता है बुद्धि का, ये तो होता है नहीं, क्योंकि बच्चों की बुद्धि जो होती है वो अलग अलग फैक्टर्स, डिफरेंट फैक्टर्स के कारक होते हैं, उसके अलग अलग चीज़ें बच्चे सीखते हैं। सिंगल ट्रेट तो कभी भी नहीं होता कि एक ही चीज़ पे होगा, तो ये भी रॉन्ग है। अगर फोर्थ में क्या बोला है, इंटेलिजेंस इज मल्टी डायमेंशनल एंड अ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स एबिलिटी। देखो क्या बोल रहा है कि यहाँ पे जो बुद्धि जो होती है ना, वो मल्टी डायमेंशनल, कि उसके बहुत बहुआयामी पक्ष होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है बुद्धि इसके अंदर, और इतनी कॉम्प्लेक्स होती है ना, उनकी एबिलिटीज इतनी मतलब मुश्किल होती है। तो ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एक इंसान की जो बुद्धि होती है ना, बहुत ही फैली हुई होती है, मतलब एक उसके डायमेंशन ही अलग होते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, राइट। तो इस वजह से ऑप्शन जो फोर्थ है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला हुआ है कि रूही ऑलवेज थिंक ऑफ मल्टीपल सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, यानी कि जो रूही है, एक लड़की है, बच्ची क्या कर रही है, एक सोल्यूशन का बहुत सारे वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सोल्यूशन निकाल दे रही है। मैनी ऑफ विच आर ओरिजिनल सोल्यूशन, और ये जो सोल्यूशन वो निकाल रही है वो ऑथेंटिक है, यानी कि वो ओरिजिनल है, वो खुद के हैं, वो किसी और ने नहीं निकाले। रूही इज डिस्प्लेइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, यानी कि जब ये रूही जो ये उसकी जो ये कैरेक्टरिस्टिक है ना, उसकी जो विशेषताएं हैं, उससे हमें क्या पता चल रहा है। देखो पहला है क्रिएटिव थिंकर, यानी कि वो क्या कर रही है, सृजनात्मक सोच है। सृजनात्मक सोच का मतलब कि कुछ नया बना रही है, राइट। सेकंड है कन्वर्जन थिंकर, यानी कि कन्वर्जन थिंकर यानी कि अब अभी सारी सोच जो होती है, जो चीज़ें जो संकीर्ण सोच होती है, जो बंधी हुई होती है, वो सोच वो नहीं हो रहा है यहाँ पे बिल्कुल भी। थर्ड है रिजिड सोच, यानी कि ठोस सोच, ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है कि एक मूर्त रूप से कुछ ऐसा कुछ थिंकिंग इसकी हो।
फोर्थ है ईगोसेंट्रिक, यानी कि अहम केंद्रित सोच। देखो अहम की तो कोई बात नहीं हो रही है, प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे बेसिकली फर्स्ट करेक्ट हो जाए, क्योंकि क्रिएटिव थिंकर ऐसे मतलब क्रिएटिव थिंकर जिसको हम डाइवर्जेंट थिंकर भी कहते हैं, वो क्या होते हैं कि वो लोग अपनी खुद की क्रिएटिविटी से खुद ही अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और ये जो सॉल्यूशंस जो करते हैं ना ये लोग, ये ऑथेंटिक होते हैं, तभी इनको क्रिएटिव सृजनात्मक बच्चे कहा जाता है इन सबको। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो करेक्ट हो जाता है। अब देखो 22 में क्या पूछा बोला हुआ है, 22 में बोला हुआ है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज सपोज बाय, यानी कि जो संज्ञानात्मक जो विकास होता है वो किसके थ्रू होता है या फिर सपोज बाय। ठीक है, तो फर्स्ट है कंडक्टिंग रिलेवेंट एंड वेल डिजाइन टेस्ट एज फ्रीक्वेंटली एज पॉसिबल, यानी कि आप देखिए, आप अगर आपको किसी कॉग्निटिव डेवलपमेंट करवानी है तो आप बार बार टेस्ट ले सकते हैं, बार बार। ठीक है, और सेकेंड ने बोला कि प्रेजेंटिंग एक्टिविटीज दैट रिइंफोर्स ट्रेडिशनल मेथड। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो पारंपरिक मेथड जो होते हैं ना पढ़ाने के लिए बच्चों को डेवलपमेंट के लिए एक्टिविटीज होती है, आप वो करवाइए, रिइंफोर्स मतलब उस पर थोपिए। और थर्ड है कि प्रोवाइडिंग अ रिच एंड वेराइड इन्वायरमेंट। तो देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, आप किसी बच्चे का संज्ञानात्मक विकास अगर करवाना चाहते हैं ना तो आप उनको ऐसा अच्छा माहौल दीजिए, एक वेराइड इन्वायरमेंट दीजिए जहाँ पे वो अच्छे से चीज़ों को सीख सके, राइट। तो ये कहीं ना कहीं हमें पॉजिटिव दिख रहा है। फोर्थ में देखो क्या बोल रहा है, फोर्थ में बोला है फोकसिंग मोर ऑन इंडिविजुअल एक्टिविटीज इन कंपैरिजन टू कोलैबोरेशन। देखो इसमें बोला है कि आप किसी बच्चे का इंडिविजुअल एक्टिविटीज पर ज़्यादा फोकस करवाइए। तो देखिए अगर एक संज्ञानात्मक विकास, बौद्धिक क्षमता का विकास करवाना है तो एक बच्चे को ना ग्रुप में जितना अच्छा सिखाया जाएगा उतना अच्छा होता है। तो यहाँ पे तो वैसे ही बोल रहे हैं कि इंडिविजुअल सिखाएंगे, तो ये भी करेक्ट नहीं है। सो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो करेक्ट है, क्योंकि वो क्या कह रहा है, प्रोवाइड अ रिच एंड वेराइड इन्वायरमेंट। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखो क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में बोले कि द प्रोसेस इन विच एक्सपीरियंस पर्सन शेयर्स और डिस्ट्रीब्यूट इज हर नॉलेज स्किल एंड आइडिया टू अदर इज कॉल्ड। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप अपने खुद की नॉलेज को दूसरों को ट्रांसफर कर रहे हैं ना। क्यों? क्योंकि आपकी खुद की एक्सपीरियंस चीज़ें हैं, वो आप अपनी स्किल को क्या कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, बांट रहे हो। तो भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, आपकी नॉलेज को क्या हो रहा है, पहले नॉलेज ट्रांसफर, आप खुद के ज्ञान को कहीं पे विस्तारित कर रहे हो, कहीं पे ट्रांसफर कर रहे हो। सेकेंड है एसिमिलेशन, थर्ड है डिसिमिनेशन और फोर्थ है नॉलेज। तो देखो यहाँ पे आपका सीधा मतलब है कि आप अपनी नॉलेज को क्या कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। तो ये क्या हो गया, नॉलेज ट्रांसफर। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। और क्वेश्चन नंबर 24 में देखो क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 24 में बोला है कि व्हाट इज कॉन्सेप्ट नॉलेज, यानी कि किसी कॉन्सेप्ट, यानी कि हम जो सिद्धांत होते हैं उसको समझ जाते हैं ना, तो वो कॉन्सेप्ट नॉलेज की बात होती है। तो वो किस तरह की नॉलेज होती है, तो पहला है कि नॉलेज अबाउट थिंग एक्चुअली एग्जिस्ट एंड नॉट एग्जिस्टेड अर्लियर एंड आर फैक्चुअली फाउंड टू बी करेक्ट, यानी कि ऐसा ज्ञान जो हमको ये बताता है कि कोई चीज़ थी एक्चुअली एग्जिस्ट करती थी और पहले भी करती थी, तो और उस चीज़ को हम फैक्चुअली यानी कि तथ्यात्मक रूप से सही कहते हैं। तो ये होता है कॉन्सेप्ट नॉलेज, कि आप किसी चीज कॉन्सेप्ट को क्या कर रहे हो, बता रहे हो, है ना। तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव है। अब नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं। थिंग विच ड्राइव मीनिंग नॉट थ्रू अवर सेंसरी एक्सपीरियंस। तो कह रहे हैं कि जो कॉन्सेप्ट नॉलेज होता है वो एक ऐसा अर्थ होता है जो हमारे सेंस यानी कि आपकी जो 5 सेंस होते हैं उससे नहीं, बल्कि फ्रॉम थिंकिंग रीजनिंग, तो जो हमारे तर्क के आधार पे होता है। तो देखो तर्क के आधार पे नहीं हो रहा है, आप कॉन्सेप्ट को कैसे कर रहे हो। और नंबर फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि आप यहाँ पे ना अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करो कैसे कि वो चीज़ें थी और रहेंगी, और वो हम करेक्ट कर रहे हैं फैक्ट के बेसिस पे। बल्कि सेकेंड में तो बोल रहा था कि आप सेंसेस की बात कर रही थी और थिंकिंग रीजनिंग की बात कर रही थी, तो वो नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर 24 जो है वो करेक्ट हो जाता है। देते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में बोला हुआ है कि नॉलेज व्हाट रीचेस एंड नोन टू मैसिव ऑडियंस वर्ल्ड वाइड, यानी कि क्या बोल रहा है, देखो कि ऐसी ज्ञान जो बिल्कुल बहुत बड़े लेवल पे ऑडियंस तक पहुंचे, यानी कि बहुत लोगों तक पहुंचे, वर्ल्ड वाइड यानी कि बहुत वर्ल्ड इन द सेंस कि विश्व स्तर पे पहुंचे, है ना। पहले यूनिवर्सल नॉलेज, सार्वभौमिक ज्ञान, जिसे सार्वभौमिक ज्ञान कहते हैं, जो कहीं भी बदलती नहीं है, वो रहती है। और ऐसा ज्ञान जो होता है ना वो यूनिवर्सल होता है, यानी कि वो वर्ल्ड वाइड फैला होता है। क्यों? क्योंकि देखो पहले ऑप्शन देख लेते हैं। सेकंड में होता है लोकल लैंग्वेज, तो ये स्थानीय ज्ञान होता है जो बदलता रहता है टाइम के साथ। थर्ड है कम्युनिटी नॉलेज, जो एक क्षेत्रीय ज्ञान होता है जो जिस क्षेत्र में होता है। फोर्थ में है मॉडर्न नॉलेज, जो एक आधुनिक ज्ञान होता है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाए, आधुनिक ज्ञान में टेक्नोलॉजी भी आ सकती है, राइट। इसमें बेसिकली वर्ल्ड वाइड की बात करी थी, तो यहाँ पे जो फर्स्ट है वो करेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि देखो यूनिवर्सल ज्ञान वो ज्ञान होता है जहाँ पर उसकी वैधता हमेशा प्रमाणिक रहती है। और ये पूरे देखो एक जैसे कि हम बहुत से तथ्यों को जानते हैं, साइंटिफिक
तथ्यों को जानते हैं, और ये पूरे वर्ल्ड वाइड के लोग जानते हैं, और ये कहीं भी चेंज नहीं होता है। और ऐसी नॉलेज को इसलिए कहीं चेंज नहीं होती है, मास मीडिया ऑडियंस तक पहुंचती है, क्योंकि ये प्रूफ कर, जैसे कि बहुत सारे साइंटिस्ट होते हैं, उनको नॉबल्स मिलते हैं, राइट। तो वो उन्होंने जो थ्योरीज दी हुई हैं वो पूरी दुनिया में मानी जाती है, वो कहीं बदली नहीं जा सकती, वो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। जैसे कि हम जो सोलर सिस्टम की बात कर लें, या फिर हम ये लीव्स की बात कर लें, जो प्रूफ हो चुका है साइंटिस्ट के द्वारा। तो ये सब क्या होती है, नॉलेज यूनिवर्सल नॉलेज होती है, जो कहीं भी चेंज नहीं होती। बाकी जो नॉलेज है कहीं ना कहीं चेंज हो जाती है। अब 26 क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में बोला है कि कॉन्क्रीट नॉलेज इज द नॉलेज बेस्ड ऑन, देखो कॉन्क्रीट नॉलेज क्या होता है, यानी कि मूर्त सूचना, ऐसी नॉलेज जो किस पे बेस होती है, कॉन्क्रीट, यानी कि किसी ऐसी नॉलेज, वो ये कॉन्क्रीट नॉलेज ऐसी नॉलेज होती है जो देखकर विश्वास की जाती है। आप बिना देखे इस चीज़ को विश्वास ही नहीं कर सकते हो कॉन्क्रीट नॉलेज में। कॉन्क्रीट यानी कि पत्थर, अधिक जब तक पत्थर सामने नहीं आता तो अब उसको विश्वास नहीं कर सकते, राइट। तो कॉन्क्रीट नॉलेज भी ऐसी नॉलेज होती है, मूर्त ज्ञान, ऐसा ज्ञान होता है जहाँ आप उस पर देख नहीं लोगे तो विश्वास नहीं करोगे। तो पहले देखो ऑप्शन क्या दे रखा है, पहले है एक्चुअल यानी कि पहले एक्चुअल फैक्ट्स, तो एक्चुअल फैक्ट यानी कि जो तथ्य प्रूफ कर चुके हैं। सेकेंड है एब्स्ट्रैक्शन, जो एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन एक्चुअली एक आइडिया यानी कि एक विचार पे बेस होता है, जो फैक्ट नहीं होता है। और थर्ड है इंस्टेक्ट, तो ये क्या होता है, ये सच नहीं होते हैं ये फैक्ट्स। और थर्ड है फोर्थ है टेम्परमेंट। तो देखो यहाँ पे बेसिकली हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअल फैक्ट कहीं ना कहीं ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि ये सही है कि नहीं, और हम वो देख के ही भरोसा करते हैं उस पर कि वी ऑल डिफर इन टर्म्स ऑफ अवर इंटेलिजेंस, हम सब अपनी बौद्धिक क्षमता के आधार पर अलग अलग हैं। मोटिवेशन, इंटरेस्ट एक्सेट्रा दीज प्रिंसिपल ऑफ प्रीफर, यानी कि अब ये हम जो अलग अलग डिफरेंसेस हैं हम लोगों में, हमारी अभिप्रेरणा में, मोटिवेशन में, इंटरेस्ट में, रुचि में और सिद्धांत में, ये सिद्धांत जो है ये सब चीज़ें इंडिविजुअल डिफरेंस का वो क्या बता रहा है, पहले इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये हम लोगों के जो डिफरेंस होते हैं आम सब इंसानों में उसको बता रहा है। सेकेंड है थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, ये हमारी जो सिद्धांत है इंटेलिजेंस का उसके बारे में बता रहा है। या फिर थर्ड है हेरिडिटी, यानी कि हमारा जो वंशानुक्रम है, ये डिफरेंट चीज़ें जो हमें वंशानुक्रम से हमें आती है वो बता रहा है। या फिर फोर्थ है इन्वायरमेंट, यानी कि वातावरण। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये होगा कि हमारी ये सब डिफरेंसेस जो है ना वो हम लोगों के इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से होते हैं, कि हमारे जो हर इंसान अलग अलग होता है, उसकी सोचने की क्षमता अलग होती है, उसके मोटिवेट होने की, उसकी चीज़ों को ग्रहण करने की, उसके इंटरेस्ट अलग होते हैं। तो ये सब इंडिविजुअल डिफरेंसेस में आता है, जबकि जो थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस हैं वो नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 ने बोला हुआ है कि डैश नॉलेज इज एक्वायर्ड बाय डे टू डे एंड बाय हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ऐसी कौन सा ज्ञान है जो हम हर रोज मतलब एक्सपीरियंस, अनुभव करने के द्वारा लेते हैं, ठीक है। पहले प्रैक्टिकल नॉलेज यानी कि प्रायोगिक ज्ञान। सेकेंड है थ्योरेटिकल नॉलेज, जो हम सैद्धांतिक रूप से जो ज्ञान लेते हैं उसकी बात हो रही है। फिर है एब्सोल्यूट नॉलेज, जो 100% नॉलेज जो करेक्ट होती है, जो वैद्य होती है, उसकी बात हो रही है। फिर फोर्थ होता है नन ऑफ दिस। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये होगा कि जो प्रैक्टिकल नॉलेज की बात हो रही है, जो प्रायोगिक ज्ञान की बात हो रही है, वो हम लोग रोज प्रयोग करते हैं, यानी कि अनुभव करते हैं। इस वजह से क्या होता है, ऐसी नॉलेज को हम इसे एक्वायर करते हैं रोज की खुद के एक्सपीरियंस से। कहीं कुछ भी कर रहे हैं ना, तो अगर हम प्रयोग कर रहे हैं, प्रैक्टिकल कर रहे हैं, वो एक प्रैक्टिकल नॉलेज ही होती है, आप जब इस्तेमाल करते हैं उस चीज़ को खुद के लाइफ में। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो करेक्ट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 29 देखो। क्वेश्चन नंबर 29 में बोला हुआ है कि विच नॉलेज इज गेन बाय डूइंग थिंग्स, यानी कि इनमें से कौन सी नॉलेज करने पे बेस्ड है, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग पे बेस्ड है। फर्स्ट है प्रैक्टिकल नॉलेज यानी कि प्रायोगिक ज्ञान। सेकेंड है थ्योरेटिकल नॉलेज, सिद्धांतिक ज्ञान हो गया। थर्ड है एब्सोल्यूट नॉलेज, यानी कि जो बिल्कुल करेक्ट नॉलेज होती है उसकी बात हो रही है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये होगा कि जो ये लर्निंग बाय डूइंग की बात हो रही है ना, कि जो नॉलेज हम गेन करते हैं वो प्रैक्टिकल नॉलेज होती है, क्योंकि हम उसमें प्रैक्टिकल में क्या करते हैं, चीज़ों को खुद करते हैं और उसके बाद ही जो हम ये नॉलेज को गेन करते हैं। थ्योरेटिकल में इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो सिद्धांतिक रूप से हम बस सब पढ़ते हैं थ्योरी को। एब्सोल्यूट नॉलेज एक्चुअली 100% करेक्ट होता है, बट उसको हम प्रयोग नहीं कर रहे हैं। हमको पता है कि वो एक्यूरेट है, बट एब्सोल्यूट नॉलेज एकदम से वो लर्निंग बाय डूइंग पे फोकस नहीं है, और नन तो होगा ही नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 में बोला हुआ है कि प्रैक्टिकल नॉलेज यानी कि जो प्रायोगिक ज्ञान होता है उसके बारे में बताइए। पहला है कि ऑल ऑफ दिस। सेकेंड है डेवलप्स बेटर अंडरस्टैंडिंग, यानी कि आपके समझ को ये अच्छी तरह विकास करता है। थर्ड बोला है कि डील्स विद रियल लाइफ सिचुएशन, ये आपकी खुद की असली ज़िंदगी के रियल सिचुएशन में डील करता है।
फोर्थ है मेक वर्क इंटरेस्टिंग, यानी कि आपके काम को बहुत इंटरेस्टिंग बनाता है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा ऑल ऑफ दिस। क्यों? क्योंकि देखो प्रैक्टिकल नॉलेज से आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, आप रियल लाइफ सिचुएशन में भी फेस करोगे, और क्या करोगे, आपके जो काम है ना प्रैक्टिकल नॉलेज से आपको इंटरेस्ट आएगा उसे करने में। अगर आप किसी चीज़ को अच्छे से करते हो, अगर वो खुद से अनुभव करते हो, तो यहाँ पे क्या होता है कि आप खुद को उस चीज़ में इंटरेस्ट आता है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑल ऑफ दिस। अब क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में बोला हुआ है कि अ चाइल्ड्स नोटबुक शोज एरर्स इन रिटर्न लाइक रिवर्स इमेजेस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बच्चे की किताब में आप क्या देख रहे हो कि जो रिवर्स इमेज, वो जब वो बच्चे ने लिखा हुआ है तो वो रिवर्स इमेज में आ रहा था, उल्टा लिख रखा है वहाँ पे, मिरर इमेज एक्सेट्रा सच अ चाइल्ड इज सोइंग। देखो अब ये जो इसकी जो प्रॉब्लम है ना बच्चे की, जो ये बच्चे बी को डी लिखते हैं, है ना, क्योंकि वो लोग समझ के लेटर्स को समझ ही नहीं पाते, मिरर इमेज हो जाती है उनको समझने में ये कि, क्योंकि अगर आप बी और डी को सामने लेके रखोगे एक मिरर इमेज की तरह आपके सामने आएंगी, तो ये क्या हो रहा है, उनको लर्निंग डिफिकल्टी हो रही है ना, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे हैं उस चीज़ों को। तो पहला ऑप्शन का देखो क्या दिया हुआ था, लर्निंग डिसएडवांटेज, यानी कि ये सीखने में कमी है। सेकेंड है लर्निंग डिसएबिलिटी, यानी कि ये क्या है, ये एक तरह की डिसेबिलिटी है, जो हमारी जो एजुकेशनल डिसेबिलिटीज होती है, जैसे डिसलेक्सिया हो गया, डिस्ग्राफिया हो गया, नो सॉरी ये गलत कुछ और है, ठीक है। तो ये कि सब क्या हो गया, ये सब हो गया लर्निंग डिसेबिलिटीज के अंदर आएगा। देखिए थर्ड और लर्निंग डिफिकल्टी की बात करी थी, वो तो होगा नहीं। फोर्थ लर्निंग प्रॉब्लम, तो ये भी नहीं होगा, तो हमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 2 विच इज लर्निंग डिसेबिलिटी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 32 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 32 में बोल रखा है कि नॉलेज दैट इज वी गेट आफ्टर रीडिंग अ टेक्स्ट, यानी कि हम ऐसा ज्ञान जो हम किसी टेक्स्ट को पढ़ने के बाद हमको आता है, हमने किसी किताब पढ़ी, हमको वो नॉलेज एक्वायर हो गई। तो ये कौन सी टाइप की नॉलेज है, फर्स्ट है कॉन्टेक्चुअल नॉलेज, सेकंड है टेक्सुअल नॉलेज, थर्ड है थियोरेटिकल नॉलेज, और फोर्थ है टेक्साइट नॉलेज। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली कॉन्टेक्चुअल नॉलेज वो नॉलेज होती है जब हम अपने टेक्स्ट को पढ़ते हैं ना, किसी किताब को पढ़ते हैं, तो वहाँ पे हम अपने खुद की नॉलेज और ऐड ऑन करते हैं, अपने अनुभवों को जोड़ते हुए जब कुछ पढ़ते हैं तो वो कॉन्टेक्चुअल होता है। पर जो सेकंड में टेक्सचुअल दे रखा है ना, वो ये होता है कि आप सिर्फ किताबी ज्ञान को ले रहे हैं, यानी कि जो किताब में दे रखा है वही पढ़ रहे हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, क्वेश्चन में क्या हो रहा था कि आप जब पढ़ के जिस नॉलेज को ले रहे हैं उसकी बात हो रही थी, और टेक्सचुअल नॉलेज भी यही होती है कि आप किसी टेक्स्ट से नॉलेज को लें, तो ये भी हमारे सेकंड जो है वो करेक्ट हो जाएगा। थ्योरेटिकल नहीं होगा, क्योंकि थ्योरेटिकल में आप थ्योरीज के थ्रू पढ़ते हैं, और जो फोर्थ है यानी कि थ्योरी यानी फैक्ट पे जाते हैं थर्ड में, है ना, थ्योरेटिकल में। और जो फोर्थ है टैक्टाइक नॉलेज, उसके अंदर क्या होता है कि आप किसी भी चीज़ को जो आप खुद की नॉलेज होती है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते, उसको डिकोड नहीं कर पाते हो, है ना, और उसको लिख नहीं पाते, वो टैक्टाइक नॉलेज होती है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन में सेकंड है वो करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 में बोला हुआ है कि डैश इज अ लिंक बिटवीन द होम एंड द सोसाइटी, यानी कि इनमें से कौन सा घर और परिवार के बीच में एक लिंक स्टैब्लिश करता है। तो पहला है रिलेटिव्स, यानी कि रिश्तेदार, सेकंड है स्कूल यानी कि विद्यालय, थर्ड है फैमिली यानी कि परिवार, और फोर्थ है कम्युनिटी। तो देखो क्या होगा, होम और सोसाइटी के बीच में जो चीज़ लिंक एक क्या कहते हैं कि जोड़ती है, वो होता है स्कूल। क्यों? क्योंकि देखो हमारे घर जो रिलेटिव्स तो नहीं हो सकता, राइट, स्कूल क्यों होता है, क्योंकि देखो हमारे जो घर और समाज जो होता है ना, हम बच्चे दो जगह सबसे ज़्यादा रहते हैं, एक तो घर होता है, दूसरा होता है उसका स्कूल। अब जो स्कूल जो होता है वो एक तरह से उसका समाजीकरण का ही प्रोसेस होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वो वहीं रहता है, 6-7 आवर्स रहता है। तो ये क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं एक उसके घर से और उसके समाज से उसे जोड़ के रखता है बच्चे को। तो ये क्या हो गया, स्कूल हो गया। कम्युनिटी नहीं होगा, क्योंकि कम्युनिटी का तो स्कोप थोड़ा छोटा हो ना बच्चे के लिए, मेन तो स्कूल है। अब क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में बोला स्कूल प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन, यानी कि एक विद्यालय किस चीज़ का इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है बच्चे के लिए, है ना। तो पहले बिल्डिंग द बिहेवियर पर्सनैलिटी, यानी कि ये क्या करता है, बच्चों को की पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट लेके आता है। फिर बोला हुआ है ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड, ये बच्चे के विकास में मदद करता है। तो भाई दोनों ही ऑप्शन हमको सही दिख रहे हैं। थर्ड में है कि बोथ 1 and 2, एंड फोर्थ में नन ऑफ दिस। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, बिल्डिंग अ बिहेवियर पर्सनैलिटी, किसी इंसान का अगर हम बिहेवियर पर्सनैलिटी को अगर अच्छे से बच्चे का अगर बन रहा है तो स्कूल में रोल तो होता ही है। ग्रोथ ऑफ चाइल्ड, बहुत सारे ग्रोथ होते हैं, समाजीकरण होता है, मोरल होता है, सोशल होता है, मतलब कितने सारे डेवलपमेंट बच्चों के होते हैं, फिजिकल होता है, सारा हर टाइप की डेवलपमेंट बच्चों की स्कूल में होती है। इस वजह से ऑप्शन नंबर जो बोथ 1 and 2 है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में बोला हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी आउट ऑफ द स्कूल नॉलेज एजेंसी, यानी कि इसमें से कौन सा प्राथमिक
ज्ञान की बात करें स्कूल एजेंसीज के, तो देखो क्या बोल, स्कूल को क्या बोल रखा है, पहले सोसाइटी, सेकेंड है इंस्टीट्यूशन, थर्ड है गवर्नमेंट, फोर्थ है नन ऑफ दिस। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो प्राइमरी होता है ना वो होता है हमारी सोसाइटी, क्योंकि जो फर्स्ट जो चीज़ होती है स्कूल की नॉलेज एजेंसी के थ्रू हम सोसाइटी के थ्रू ही गेन करते हैं, इस वजह से जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 36 में बोला हुआ है कि एजुकेशन दैट अक्यूर असाइड ऑफ अ स्ट्रक्चर करिकुलम इज कॉल्ड, यानी कि ऐसा ज्ञान जो हम करिकुलम के बाहर लेते हैं, यानी कि आपके स्कूली ज्ञान की बात नहीं हो रही है, ऐसा ज्ञान जो आप एजुकेशन जो आप बाहर मतलब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेते हैं, तो वो कौन सी टाइप की क्या बोलते हैं कि एजुकेशन है। पहला है प्रायर एजुकेशन, तो देखो प्रायर एजुकेशन होता है कि खाली इंफॉर्मेशन पे बेस्ड होता है, पोस्टरियर एजुकेशन भी नहीं होता। थर्ड है इनफॉर्मल एजुकेशन, ऐसी इंफॉर्मेशन एजुकेशन जो हम फॉर्मली नहीं लेते, यानी कि हम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेते हैं, यानी कि बाहर तरीके से लेते हैं। इनफॉर्मल तो फॉर्मल इनफॉर्मल तो यही होता है कि फॉर्मल जब सलीके से लें तो सलीके से कहाँ लेते हैं, स्कूल में लेते हैं, जबकि जो इनफॉर्मल होता है वो एक तरह से अपरंपरिक कि बाहर तरीके से लेते हैं। तो ये क्या हो गया, आउटसाइड ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ करिकुलम के अंदर आता है। तो ऑप्शन में जो वहाँ पे हमारा थर्ड है वो करेक्ट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 में बोला है कि व्हाट आर द 3 कंपोनेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन, यानी कि इनमें से कौन सा जो 3 तत्व स्कूल की शिक्षा होती है उनमें से कौन सा 3 तत्व होते हैं। पहला है एजुकेशन, टीचर एंड बुक, यानी कि आपकी शिक्षा, आपके अध्यापक और आपकी किताबें। सेकंड है एजुकेशन, टीचर एंड स्टूडेंट, यानी कि आपकी शिक्षा, आपके अध्यापक और आपके स्टूडेंट्स, बच्चे, ठीक है। थर्ड है टीचिंग, लर्निंग एंड प्रैक्टिस, यानी कि पढ़ाई, लर्निंग, अधिगम, प्रैक्टिस यानी कि अभ्यास। फोर्थ है डायरेक्शन, इंस्ट्रक्शन एंड स्किल, यानी कि निर्देश देना, इंस्ट्रक्शन देना और स्किल। तो देखिए 3 कंपोनेंट बेसिकली 3 ही होते हैं, वो होता है एजुकेशन और टीचर स्टूडेंट्स, क्योंकि टीचर स्टूडेंट हमारा जो मेन है, टीचर उसे एजुकेशन देती है। ये तीनों ही कंबाइंड रूप से एक 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं स्कूल एजुकेशन के। अब क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा हुआ है कि द आइडिया, कस्टम एंड सोशल बिहेवियर ऑफ अ पर्टिकुलर सोसाइटी ऑफ अ पीपल, यानी कि किसी भी सोसाइटी यानी कि समाज का अगर वहाँ पे कोई आइडिया होता है, कोई कस्टम रिवाज होते हैं और जो सामाजिक व्यवहार होता है तो वो क्या होगा। पहला है सोसाइटी, सेकेंड है कल्चर, थर्ड है सोशलाइजेशन और फोर्थ है एपिस्टेमोलॉजी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये होगा कि देखो आइडिया, जो कस्टम, आपका जो विश्वास होता है, आपका जो कस्टम होता है, रिवाज होता है, ये आपके किसका पार्ट होता है, कल्चर का पार्ट होता है। सोशलाइजेशन का पार्ट इसलिए नहीं होगा क्योंकि समाजीकरण तो एक ऐसा होता है जहाँ पे बच्चे सीखते समझते हैं, पर ये सारी बातें जो है वो हमको कल्चर की तरफ हमको डालती है, क्योंकि हमारे जो कस्टम रिवाज होते हैं वो कल्चर, संस्कृति से जुड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में बोला हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एमर्जिंग प्रॉब्लम रिलेटेड टू नॉलेज, यानी कि इनमें से कौन सा जो हम नॉलेज को हम फैलाने की बात करते हैं उससे रिलेटेड नहीं है। तो पहले प्रॉब्लम ऑफ फंड, तो प्रॉब्लम ऑफ फंड तो होगा क्योंकि अगर पैसे नहीं होंगे तो क्या बोलते हैं, आप नॉलेज नहीं ले सकते, आप फैसिलिटीज नहीं ले सकते, आप उनको एजुकेशन नहीं दे सकते हो, राइट। और सेकंड में बोला है कि प्रॉब्लम ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन, यानी कि जो ये पॉपुलेशन बढ़ रही है ना, जो उसकी बात हो रही है, तो इससे भी नॉलेज में हमारी फर्क पड़ रहा है कि अगर ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो नॉलेज को देने में उतनी प्रॉब्लम होगी, रिसोर्सेज लगेंगी, चीज़ें लगेंगी, तो ये नहीं होगा। फिर है थर्ड है प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, तो ये नहीं होगा क्योंकि देखो अगर पढ़ाना और सीखने की बात है तो वो कैसे हो सकता है, प्रॉब्लम वो थोड़ी ना होगी हमारी एमर्जिंग करने में। और जो फोर्थ है पॉवर्टी यानी गरीबी, तो गरीबी एक तरीके से प्रॉब्लम है, क्यों, क्योंकि अगर गरीबी है तो उसकी वजह से आप एजुकेशन नहीं दे सकते हो और कहीं ना कहीं एमर्ज करने में हमें प्रॉब्लम खड़ा कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड है प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, वो करेक्ट हो जाता है, क्योंकि आप यहाँ पे एमर्ज क्या बोलते हैं कि आप यहाँ पे नॉलेज को एमर्ज नहीं कर रहे हो, राइट, इसकी प्रॉब्लम नहीं है ये। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 40 में बोला है कि प्रैग्मेटिज्म एम्फेसाइज होने की जो व्यवहारवाद की बात हो रही है, सिद्धांत की बात हो रही है, उसके अंदर क्या एम्फेसाइज किया जाता है। पहला है स्पिरिचुअल, यानी कि जो स्पिरिचुअल की बात करें, सेकेंड है फिजिकल ट्रूथ, भौतिक सत्य की बात हो रही है, थर्ड है चेंजेबल ट्रूथ, जो ट्रूथ हम बदल सकते हैं, फोर्थ है यूनिवर्सिटी, यानी सार्वभौमिक सत्य की बात हो रही है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये होगा कि जो हमारा जो चेंजेबल ट्रूथ है, जो व्यवहारवाद की बात होती है, वो है कि हाँ ये इसमें क्या होता है कि आप ट्रूथ को चेंज कर सकते हो, राइट। देखो तो आज क्लास के लिए हम बस इतनी 40 क्वेश्चन सॉल्व रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड सॉल्व करेंगे। तो आज क्लास के लिए बस इतना ही।